राइट, ओके, सही। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, 10-10 हो रहे हैं, वैसे भी पता नहीं कितनी देर तक सिग्नल अवेलेबल हैं। ठीक है, चैप्टर 13 हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, ब्रेक इवन एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था, इसकी स्लाइड्स रह गई थी तो स्लाइड्स देख लेंगे, देन वी विल मूव टू पे बैक एनालिसिस एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर 2 इस समय था, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड पे बैक एनालिसिस। राइट, लर्निंग आउटकम्स क्या थे ये पहले भी हम शायद देख चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट 1 पैरामीटर, यानी कि सिंगल प्रोजेक्ट, वन प्रोजेक्ट के लिए जो था ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड इज ब्रेक इवन पॉइंट टू ऑल्टरनेटिव, ये दो ऑल्टरनेटिव के लिए हम दो ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। ठीक, और इसमें हम मेक और बाय डिसीजन करते हैं। तीसरी चीज है पे बैक पीरियड एनालिसिस, ये हम आज देखेंगे। तो क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम। वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर दैट मेक्स टू एलिमेंट्स इक्वल, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये किसी भी पैरामीटर की वो वैल्यू होती है जिससे दो एलिमेंट्स जो है वो इक्वल। पैरामीटर और वेरिएबल कैन बी an amount of revenue, cost, supply, demand, etc. for one project or between two alternatives. One project break-even point is identified as QBE. BE is for break-even and Q is the quantity, जो भी हमारा पैरामीटर है। Determined using linear or non-linear math relation for revenue and cost between number 2 is between two alternatives. Determine one of the parameters P, A, F, I or N with other constant. Solution is by one of three methods. इसमें से हम सिर्फ दो मेथड करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन रिलेशन या ट्रायल एंड एरर। ठीक है, स्प्रेडशीट वी आर नॉट कंसर्न, और ये दोनों हमने कर लिए हैं। कॉस्ट रेवेन्यू मॉडल वन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये देख लो। Quantity Q and amount of the variable in question. Example units per year, hours per month. Break even value is QB. इसमें तीन कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो थी वो सम था फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, ये हम लास्ट क्लास में हम तफसील से देख चुके हैं। देन वी हैव रेवेन्यू, अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी सोल्ड, रेवेन्यू पर यूनिट इज स्मॉल आर, प्रॉफिट पी, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर कॉस्ट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आर माइनस टीसी। टीसी टोटल कॉस्ट है, आर रेवेन्यू है, अगर टीसी की जगह हम चाहें तो एफसी प्लस वीसी लिख सकते हैं, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं जो कि याद रखने हैं। ब्रेक इवन फॉर लीनियर revenue and total cost. Set R is equal to total cost and solve for Q is equal to QBE. Q की जगह हम QBE कर दें और R और टोटल कॉस्ट को हम इक्वेट कर दें, या R माइनस TC को जीरो से इक्वेट कर दें, तो हम जब ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, QBE is equal to FC over R minus V. ठीक है, when variable cost V is lowered, QBE decreases, moves to the left. अगर वेरिएबल कॉस्ट लोअर करेंगे तो QBE भी कम हो जाएगा, तो ये बेसिकली दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो क्यूबी राइट की तरफ मूव करेगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक, बजाय नजर आ रहा है कि v जो है वो अपॉन में है, डिनोमिनेटर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है, इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मगर बेसिकली ये रेवेन्यू में से माइनस हो रहा है डिनोमिनेटर में, यानी कि जो ओवरऑल डिनोमिनेटर फैक्टर है उसको कम कर रहा है। ठीक, अच्छा, ये फिगर हम पहले इसको डिटेल से देख चुके हैं लास्ट क्लास में। अब ये एक एग्जाम्पल है, वन प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल क्विकली। ये बहुत आसान एग्जाम्पल एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट।
अ प्लांट प्रोड्यूसेस 15,000 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है, ये एक क्वांटिटी दी हुई है जो कि नॉर्मल प्रोडक्शन है। फाइंड ब्रेक इवन लेवल इफ FC इज इक्वल टू 75,000, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ जो है वो 75,000 है और जो उसकी नॉर्मल प्रोडक्शन है वो 15,000 है। रेवेन्यू इज 8 pound sorry $8 per unit and variable cost is $2.50 per unit. Determine expected monthly profit or loss, ठीक है, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, पर यूनिट क्वांटिटीज दी हुई है रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट की, तो वी कैन डायरेक्टली पुट इट इन द formula and get the answer. QB is equal to 75,000 8 minus upon 8 minus 2.50, तो ये आंसर आया 13636, इजी। तो प्रोडक्शन लेवल जो है वो इस ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, यानी कि 15,000 है, और ये जबकि 13,500 के करीब है ब्रेक इवन पॉइंट, तो ऑब्वियसली हम लॉस में नहीं है बल्कि प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूले से। प्रॉफिट इज इक्वल टू R माइनस TC, TC की जगह FC प्लस VC रख देते हैं। FC तो एज इट इज रख देंगे, VC हमारे पास नहीं है बल्कि पर यूनिट क्वांटिटी है, ठीक है। और इसी तरह रेवेन्यू जो है वो हमारे पास नहीं है बल्कि रेवेन्यू की भी पर यूनिट क्वांटिटी है, तो दोनों को हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेवेन्यू की जगह RQ रख देते हैं, स्मॉल RQ, और वेरिएबल कॉस्ट की जगह स्मॉल VQ रख देते हैं। अगर Q को हम कॉमन ले लें तो R माइनस V हो जाएगा, और कॉमन जो है ये Q 15,000 हो जाएगा माइनस FC, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यस सर। ठीक, आगे चलते हैं हम। तो इसका प्रॉफिट जो है वो 75,000 पर मंथ है। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है इतना ही प्रॉफिट भी कैलकुलेट हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है, बट ये इट हैपन टू बी द सेम। Break even between two alternatives. To determine value of common variables between two alternatives, do the following. Number 1, define the common variable. एक ऐसा वेरिएबल जो दोनों में कॉमन हो, जिसको हम x कह रहे थे। Remember, develop equivalence, present worth, annual worth or for future worth relation as function of common variable for each alternative. Equate the relation, ठीक है, जो भी प्रेजेंट वर्थ हम दोनों ऑल्टरनेटिव के लिए निकालेंगे उसको हम आपस में इक्वेट कर लेंगे, तो बेसिकली जो कॉमन वेरिएबल हमने डिफाइन किया है x, उसकी वैल्यू निकल आएगी। सॉल्व फॉर वेरिएबल, दिस इज द ब्रेक इवन वैल्यू, वो जो वैल्यू निकलेगी वो ब्रेक इवन वैल्यू होगी। सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड वैल्यू ऑफ कॉमन वेरिएबल। अब जो एंटिसिपेटेड वैल्यू है या उसकी जो नॉर्मल प्रोडक्शन है, अगर तो वो वैल्यू ब्रेक इवन से बिलो है तो हम हायर वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, वो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। और अगर एंटिसिपेटेड वैल्यू ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है तो हम लोअर वेरिएबल कॉस्ट वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर है तो लोअर वेरिएबल कॉस्ट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से बिलो है तो हायर वेरिएबल कॉस्ट। एक चीज याद रख लो तो दूसरी खुद ब खुद याद रहेगी। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल डिटेल में बुक में है, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, डेप्थ में दोबारा इसको बुक में देख लेंगे हम। परफॉर्म अ मेक बाय एनालिसिस वेयर द कॉमन वेरिएबल इज x, द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ईच ईयर, एनुअल वर्थ रिलेशन। सॉरी, ये हम शायद देख चुके हैं पहले। चलो दोबारा देख लेते हैं। एनुअल वर्थ मेक माइनस 18,000 A over P 15%, 6 plus 2,000 A over F 15%, 6 years minus 0.4x, ठीक है। तो मेक की जो इक्वेशन है वो ये है, और एनुअल वर्थ बाय की जो है वो माइनस 1.5x है। दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू आएगी 4116 पर ईयर। इफ एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन, ये इसकी ब्रेक इवन वैल्यू है। अगर एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन 4116 से ज्यादा होगी तो वी विल सिलेक्ट मेक ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें
अगर हम एक्स लेट सपोज के एक्स जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन 4116 से ज्यादा है तो वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो ऑब्वियसली अगर 0.4x और 1.5x में हम कंपेयर करें तो कम किसकी वेरिएबल कॉस्ट है, 0.4 या 1.5? x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1000, 5000, 10,000 कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की, मगर ज़ाहिर सेम होगी दोनों में। तो 0.4x इज स्मॉलर देन 1.5x, तो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो लोअर वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। और अगर एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन 4116 से कम है, लेस देन 4116 है, तो हायर वेरिएबल कॉस्ट यानी कि बाय वाले डिसीजन के साथ हम स्टिक करेंगे, ठीक। ये इसका ग्राफ है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों एनुअल वर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। गोल सीक टूल हमें नहीं करना, दिस इज फॉर स्प्रेडशीट। देन वी कम टू पे बैक पीरियड एनालिसिस, ठीक है। पहले हम इसकी स्लाइड्स देख लेते हैं, फिर हम बुक में डेप्थ में चले देख लेंगे डिटेल में। पे estimated amount of time NP for cash inflows to recover an initial investment P plus a stated rate of return. रिटर्न ऑफ रिटर्न गलत लिखा हुआ है, दिस इज स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये वो एस्टिमेटेड टाइम होता है डिनोटेड बाय एनपी फॉर कैश इनफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब ये है कि रेवेन्यू एंड सेविंग, ठीक, टू रिकवर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट पी। जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। ऑब्वियसली ये टाइम जो है ये जो हमारा लाइफ पीरियड है उससे कम होगा, जो भी यूजफुल लाइफ है उससे कम होगा, प्लस आई स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें रेट ऑफ रिटर्न शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों कैटेगरीज हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पेबैक एनालिसिस, एक इसमें नो रिटर्न पेबैक पीरियड होगा और एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होगा। नो रिटर्न वो पेबैक पीरियड होता है जिसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता, यानी कि आई इज इक्वल टू 0%। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, जब भी हमें पैसे रिकवर होते हैं वो वही अमाउंट होगी जो हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी काउंट नहीं होगा, ठीक। इसको हम कहते हैं आई इज इक्वल टू 0%। दूसरा डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक क्या है, कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस केस में आई जो है वो हमेशा 0% से ज्यादा होगा, 1%, 5%, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है, मगर 0 से ऊपर होगा। इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी काउंट होगी, यानी कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी रिकवर होगी और इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, ठीक, ताकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इक्वेट कर सके। Caution: payback period analysis is good initial screening tool rather than the primary method to justify a project or select an alternative. अच्छा, अब जो भी हमारा पे बैक पीरियड है इसके बाद किसी भी किस्म का कैश इनफ्लो है तो वो सब डिस्काउंट हो जाएगा, वो इसमें कंसीडर नहीं होगा कोई भी कैश इनफ्लो जो कि पे बैक पीरियड के बाद आ रहा है। okay. समझ में यहाँ तक समझ में आई बात? हेलो, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिस इज स्लाइटली न्यू कॉन्सेप्ट। अब ये पे बैक पीरियड की कंप्यूटेशन है। फार्मूला टू डिटरमाइन पे बैक पीरियड एनपी वेरीज विद टाइप ऑफ एनालिसिस। एनसीएफ इसके अंदर एक टर्म यूज की हो रही है, दिस इज नेट कैश फ्लो पर पीरियड टी, ठीक है।
इससे पहले भी एनसीएफ कहीं यूज हुई थी जो कि नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो के लिए यूज होती है, मगर यहाँ पे एनसीएफ का मतलब है नेट कैश फ्लो, यानी कि जितना भी कैश फ्लो उस सर्टेन पीरियड में इन्वॉल्व हुआ है उसमें, मतलब इनफ्लोज भी है। नेट कैश फ्लो का मतलब ये है कि इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज दोनों चीजें शामिल हैं, राइट। तो अब इसमें हमारे पास बेसिकली चार केसेस हैं। दो कैटेगरीज तो हमने पहले देख ली है, नो रिटर्न और डिस्काउंटेड रेट। नो रिटर्न के लिए आई जो है वो 0% है, डिस्काउंटेड रेट के लिए आई जो है वो ग्रेटर देन 0% है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिटर्न ये क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ में भी दो अलग अलग क्लासेस हैं। नंबर एक, नेट कैश फ्लो वेरीज एनुअली, ठीक है। नेट कैश फ्लो जो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है हर पीरियड के हिसाब से या सालाना। और दूसरे क्या हो सकता है कि एनुअल यूनिफॉर्म एनसीएफ, यानी कि एनसीएफ की वैल्यू सेम रहेगी हर पीरियड में या हर साल, ठीक। तो ये अब अगर हम इसके केसेस बनाएंगे तो ये हमारे पास चार केसेस बन जाएंगे। फर्स्ट वन इज नो रिटर्न, आई इज इक्वल टू 0%, एनसीएफटी वेरीज एनुअली, ठीक। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, 0 इज इक्वल टू माइनस पी यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और नेट कैश फ्लो का सम, टी इज इक्वल टू 1 से लेके टी इज इक्वल टू एनपी तक। ये पहली इक्वेशन हुई। एनपी वो पॉइंट ऑफ टाइम है या वो पीरियड है जिसके ऊपर जाके हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, ठीक। तो जब हम फार्मूले में ये रखेंगे तो इसकी जगह पर जो लास्ट साल होगा उसमें एनपी रख देंगे, तो एनपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा एक क्लास क्या है, नो रिटर्न, आई इज इक्वल टू 0% एनुअल यूनिफॉर्म एनसीएफ, यानी कि एनसीएफ की वैल्यू फिक्स्ड है हर साल, सेम है। इसमें क्या है, एनपी इज इक्वल टू पी ओवर एनसीएफ। तो बेसिकली ये ऊपर वाले ही फार्मूले से हमने निकाली है। अगर एनसीएफ की वैल्यू सेम होगी तो उसमें हम एनपी को कॉमन लेके एनपी एक तरफ हो जाएगा और पी क्योंकि माइनस में था तो ये इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये पी ओवर एनसीएफ हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद आती है डिस्काउंटेड, आई इज ग्रेटर देन 0%, एनसीएफ वेरीज एनुअली। तो ये भी वही ऊपर वाली इक्वेशन 1 की मॉडिफिकेशन है, माइनस पी, टी इज इक्वल P over F I T. Discounted I is greater than 0%, annual uniform NCF 0 is equal to minus P plus NCF P over A I N P, ठीक है। तो ये उसके लिए हो गई जिसमें एनुअल यूनिफॉर्म एनसीएफ है। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट पे बैक एनालिसिस। अभी हम देखते हैं कि ये फार्मूले किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नो रिटर्न पे बैक नेग्लेक्ट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। No return payback neglects time value of money, so no return is expected for the investment made. No cash flows after the payback period are considered in the analysis. Return may be higher if these cash flows are expected to be positive. ठीक है, दो जो बातें याद रखने की, एक तो है कि नो रिटर्न पेबैक नेग्लेक्ट्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नो रिटर्न पेबैक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं होती। और दूसरा पॉइंट ये है कि नो कैश फ्लोज आफ्टर द पेबैक पीरियड आर कंसीडर्ड। पेबैक पीरियड के बाद कोई भी कैश फ्लो कंसीडर नहीं होगा, चाहे इनफ्लो चाहे आउटफ्लो। Approach of payback analysis is different from present worth, annual worth, rate of return, and benefit cost analysis. A different alternative may be selected using payback.
rely on payback as a supplemental tool. Use present worth or annual worth at the mark for a reliable decision. Discounted payback I is greater than 0% gives a good sense of the risk involved. अच्छा ये एग्जाम्पल है, ये क्विकली इसको देख लेते हैं और देन वी विल डू इट इन डिटेल फ्रॉम द बुक. फर्स्ट कॉस्ट, दो सिस्टम है, एक फर्स्ट कॉस्ट दी हुई है और नॉन और नेट कैश फ्लो दिया हुआ है पर ईयर. सिस्टम वन की फर्स्ट कॉस्ट 12,000 है, नेट कैश फ्लो जो है वो इसका 3,000 पर ईयर है. नेट कैश फ्लो इज ये टोटल जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो है उसकी नेट वैल्यू है और उसको एनुअल में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है. ठीक है, मैक्सिमम लाइफ इसकी 7 ईयर. सिस्टम टू की फर्स्ट कॉस्ट 8,000 है, नेट कैश फ्लो इसका 1,000 है फॉर ईयर 1 to 5, 3,000 है ईयर 6 to 14. मैक्सिमम लाइफ है 14 ईयर्स. तो दोनों डिफरेंट लाइफ ऑल्टरनेटिव है. Use a no return payback, discounted payback at 15% and present worth analysis at 15% to select a system. एक नो रिटर्न पेबैक बताना है, डिस्काउंटेड पेबैक यानी कि फर्स्ट केस हुआ i इज इक्वल टू 0%, सेकंड केस हुआ i इज ग्रेटर देन 0%. फिर प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस बताना है 15% टू सिलेक्ट अ सिस्टम. द इक्वेशन 1 और 2 जो यूनिफॉर्म है उसमें तो इक्वेशन 2 लग जाएगी. इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लो 3,000, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4 इयर्स. ठीक, दैट इज सिंपल. इक्वेशन 2 जो है माइनस पी और उसके बाद नेट कैश फ्लो का सम, इसको देख लेते हैं. t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू np तक. अब बेसिकली ये जो 6 इयर्स यहाँ पे लिखा, ये जो इज इक्वल टू का साइन है ये गलत है ये. ठीक है, ये इट शुड बी 0. -8,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 1 इंटू 3,000. ठीक है, 3,000 इसका क्या है 6 to 14 इयर्स की नेट कैश फ्लो है और 1,000 जो है वो 5 इयर्स का नेट कैश फ्लो है. तो 1,000 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इससे आगे कितना जाना है हमें कि ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाए. तो ऑब्वियसली हम 3,000 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. हालांकि वी हैव 9 इयर्स रिमेनिंग, हम इसको मैक्सिमम 9 तक से मल्टीप्लाई कर सकते थे अगर चाहते तो. ठीक, तो बेसिकली इट्स ए काइंड ऑफ ट्रायल एंड एरर. तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. अब ये देख लो कि इसमें इयर्स कितने बने, 5 साल ये हैं और 1 साल ये है, तो 5 + 1 दिस इज 6 इयर्स. समझ में आ गई ये बात. ये इज इक्वल टू नहीं है, बेसिकली इट इम्प्लाइज एनपी इज इक्वल टू 6 इयर्स. हाँ भाई बेटा, समझ में आई ये बात, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है.
अगर ये 8,000 की जगह लेट से 11,000 होता तो माइनस 11,000 प्लस 5 इंटू 1,000, और फिर हम क्या करते 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 3 टू 6 प्लस 5 11,000, तो ये 0 बन जाता, और हमारे नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाते 5 प्लस 2 7 हो जाते। ओके, सर ये NP2 वाला दोबारा बता दीजिएगा। क्या चीज बेटा? सर ये जो लास्ट आपने बताया थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हाँ ये कंफ्यूजिंग है, ये मुझे भी थोड़ा काफी कंफ्यूजिंग लगा था। अच्छा, बेसिकली ये जो इक्वेशन है -8,000 प्लस 5 इंटू 1,000 प्लस 1 इंटू 3,000, ये इज इक्वल टू 6 ईयर्स नहीं है, ये इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, NP2 जो है वो 6 ईयर्स आएंगे। अब ये कैसे हुआ है? -8,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्लस 5 इंटू 1,000, क्योंकि 1 से लेके 5 साल तक जो इसकी NCF की वैल्यू है वो 1,000 है। उसके बाद अगले 9 साल तक 14 ईयर्स तक, 6 से लेके 14 ईयर्स तक कितने बने 9 साल बने, उसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3,000। अब हमें ये देखना है कि ये वैल्यू किस साल पे 8,000 के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि 5 इंटू 1,000 रखा हमने, और उसके बाद 3,000 को 1 2 3 करके अब हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो पहले ही 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 5,000 प्लस 3,000 8,000, तो ये पूरी इक्वेशन जो है हमारी, ये पूरी इक्वेशन क्या हुई 0 हो गई। ठीक है, 0 हो गई, तो हमें हमें इस इक्वेशन को 0 ही करना था। भूल जाओ कि आगे इसके इज इक्वल टू 6 ईयर लिखा है, ये इट शुड बी इक्वल टू 0। अब इसमें ईयर्स देखो, ईयर कौन से हैं, ये 5 साल ये लिखे हुए 5, और 1 साल ये लिखा हुआ, तो कितने साल बन गए टोटल 5 प्लस 1, है। 5 प्लस 1 6। तो जब 6 साल होंगे तो हमारा ये जो NP2 है वो, NP2 जो है 6 ईयर्स होगा, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 8,000 है वो रिकवर हो जाएगी, यानी कि पूरी इक्वेशन जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ दिस, यहाँ पे इज इक्वल टू के बजाय इम्प्लाइज दैट लिखा होना चाहिए था, तो थोड़ी सी गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया ये, तो ये 6 ईयर्स हो गए यहाँ पे। अगर लेट से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मैंने जो सवाल किया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऊपर वाले में सिस्टम 1 में तो 12,000 है, अगर सिस्टम 2 में 11,000 होती, जो कि नहीं है, तो क्या करते हैं हम? हाँ भाई, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11,000 होती तो फिर ये कितने साल में रिकवर होती 11,000? आसान मैथमेटिक्स का सवाल है, शायद 4 5 क्लास का बच्चा भी कर ले इसको। चलो मैं फिर पूछता हूँ, ये जो 8,000 लिखा हुआ है इसकी जगह है 11,000, बाकी सब पैरामीटर्स यही हैं। अब बताओ। क्विकली, अभी मैंने ये बताया भी था। हाँ भाई, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बेटा इसको इसको 11 बनाना है, बाकी -8,000, अगर -11,000 यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्लस में भी 11,000 होना चाहिए, जब भी तो 0 होगा ये, तो सर कैसे हो सकता है ये 9 11,000 है? सर 9 ईयर्स। अगर हम 9 ईयर्स रख देंगे, 1 की जगह हम 9 कर दें, तो कितने बने 9 3 जा 27, सर 27,000 प्लस 5,000, 27 और 5 32,000 हो गए बेटा ये तो। सर मैं कंबाइंड 9 बता रहा हूँ, अगर हम 9
कंबाइन 9 कैसे हो सकते हैं? 5000 पहले 4-5 साल तो 1000 है, तो ये तो 5000 ही रहेंगे। और फिर हम 4 रखते हैं तो 4 3 जा 12, 12 and 5 17,000। मैंने कहा 11,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैसे कर सकते हैं हम इसको 11,000? पहले 5 साल तो 1000 ही रहेगी, तो ये तो 5000 ही इसका तो मतलब वो हो सकता है। ईयर्स कितने करने चाहिए हमें? 3000 तो लिखा हुआ है, हर साल 3000 है। इस 1 की जगह हम क्या कर सकते हैं? मैंने हाईलाइट किया हुआ नजर आ रहा है? सही बोल रहे हो? दोबारा बोलो, हिम्मत से जरा जोर से बोलो। सर 2 लगाएंगे। हाँ 2 लगा देंगे। इस 1 की जगह अगर हम 2 लगा दें तो 2 3 जा 6000 प्लस 5000 11,000। तो प्लस में 11,000 और माइनस में 11,000 ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है वो क्या? कितने? 7 years। 7 years। वेरी गुड आइडिया। अब सबको क्लियर हो गया आइडिया? जी सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट हैं उस केस में जिसमें नेट कैश फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं हो। यानी कि ये जो इक्वेशन 1 थी, नेट कैश फ्लो वेरीज एनुअली, जिसमें एनुअल यूनिफॉर्म नेट कैश फ्लो है उसमें जो है वो डायरेक्टली हम डिवाइड करके कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लो, जैसे कि NP1 हमने 4 इयर्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बुक के अंदर ये चीज क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। सिस्टम 1 के लिए पार्ट बी में हमें क्या मालूम करना था इसका? इन्होंने यहाँ पे पार्ट बी लिखा हुआ है डिस्काउंटेड पे बैक एट 15%, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो 15% है। अब आई की वैल्यू अगर हम 15% रखें तो पूरी इक्वेशन इसकी बनानी पड़ेगी जिसमें पी ओवर ए का फार्मूला आता है। -12,000 फॉर सिस्टम ए प्लस 3,000 पी ओवर ए 15% NP1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो NP1 की वैल्यू आ जाएगी 6.6 ईयर्स। ठीक, सिस्टम 2 ये उस केस के लिए कर रहे हैं जिसमें आई की वैल्यू हम 15% ले रहे हैं, यानी कि आई ग्रेटर देन 0%। सिस्टम 2 -8,000 प्लस 1,000 पी ओवर ए 15% 5 प्लस 3,000 पी ओवर ए 15% NP2 -5, यानी कि NP2 का पीरियड लिया है मगर उसमें से 5 को हमने निकाल दिया जिसमें उसकी वैल्यू 1,000 थी। अच्छा, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये फ्यूचर में है तो इसको भी प्रेजेंट में लाना पड़ेगा हमें। तो P ओवर F का फैक्टर 15% एंड 5, इससे NP1 की वैल्यू आई 9.5 ईयर्स। तो ऑब्वियसली हम वो सिस्टम सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी लाइफ कम होगी। ठीक, जिसका पे बैक पीरियड कम होगा। सिलेक्ट सिस्टम 1। अगर हम प्रेजेंट वर्थ यूज करें, पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट वर्थ फॉर्मूला यूज करें तो हमें LCM लेना पड़ेगा और LCM जो होगा वो 14 इयर्स होगा। और फर्स्ट सिस्टम को हम आफ्टर 7 इयर्स री इन्वेस्ट कर देंगे फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स। ये भी देखते हैं बुक में, ये डिटेल में किया हुआ है। 663 आ जाएगा प्रेजेंट वर्थ 1 और प्रेजेंट वर्थ 2 2470। तो इसमें जिसकी प्रेजेंट वर्थ हमारे पास ज्यादा होगी तो हम वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, प्रेजेंट वर्थ क्या कहता है कि कंसीडर कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद भी उसमें जो कैश फ्लो है वो कंसीडर करेगा, तो इस वजह से उसकी वैल्यू उसका जो सिलेक्शन है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, समरी ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्रेक इवन अमाउंट इज ए पॉइंट ऑफ indifference to accept or reject a project. One project break even accept
if quantity is greater than QBE. 2 alternative break even if level is greater than break even. Select lower variable cost alternative, smaller slope. Payback estimate time to recover investment. Return can be I is equal to 0% or I is greater than 0%. Use payback as supplemental to present worth or other analysis. Because NP neglects cash flow after payback, and if I is equal to 0%, it neglects time value of money. ठीक है, NP की दो खास बातें हैं. नंबर एक, वो कैश फ्लो को नेग्लेक्ट कर देता है पेबैक पीरियड के बाद, और अगर आई को हम 0% कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन, तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं. पेबैक इज यूजफुल टू सेंस द इकोनॉमिक रिस्क इन ए प्रोजेक्ट. ठीक है, तो वी आर डन विद दीस स्लाइड्स. एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक किसी को कोई बात पूछनी है? हाँ बेटा, आगे बुक आगे चले. ठीक है, बुक में वो टॉपिक निकाल लो, पेबैक. मैं तुम लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ. This is page number 348, payback analysis. अच्छा, एक क्लास हमें शायद चेंज करनी पड़े 20 तारीख की. तो या तो उसी दिन हम इवनिंग में कर लें जब तुम लोग फ्री हो, तो ये बेटर ऑप्शन है बजाय ये कि किसी और दिन में चेंज करें, क्योंकि उस दिन तुम लोगों की कोई लैब कोइंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है इस स्लॉट के साथ. सर अभी जो एक सर परसों लैब रखी है 10 तारीख को, सर वो होगी क्या? सब होंगी बेटा, सब होंगी लैब्स. अब सारी लैब्स होंगी और क्विकली हमें कवर करना पड़ेगा जो कुछ है. एक लैब में मैं सेक्शन बी के साथ हूं, मैं माइक्रो प्रोसेसर की लैब में मैं, और हाँ, और सैटरडे संडे को जो होंगी. तो सैटरडे संडे वाली लैब्स तो खैर कोई इतना बड़ा मेजर इशू या हर्डल क्रिएट नहीं कर रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ. अलबत्ता बाकी जो लैब्स हैं वो प्रॉब्लम कर रही हैं. तो जो जो कॉइन मतलब ओवरलैप कर रही हैं वो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा. तो तुम लोग अपना टाइम बता देना कि 20 तारीख को ट्यूसडे को कब तक फ्री हो जाओगे. 6 बजे, 7 बजे? तो हम 8 बजे जो भी टाइम होगा उसमें हम रख लेंगे.
ठीक है, प्रेफरेबली 6 या 7 बजे तक ट्यूसडे को ही रख लेंगे, ताकि कोई और किसी और के साथ हम ओवरलैप ना कर दें। अच्छा, वैसे अब ज्यादा कोर्स हमारे पास बचा नहीं है। पे बैक ये चैप्टर खत्म होने के बाद हो सकता है आज खत्म हो जाए, हो सकता है अगली क्लास में खत्म हो जाए। इसके बाद एक ही चैप्टर रह जाएगा, डेप्रिसिएशन मेथड्स, और एक आध शायद एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़े, वरना हो सकता है इसी जो स्लॉट्स हैं हमारे पास उसी में हम कवर कर लें। सर अटेंडेंस डाउनलोड हो गई? हाँ, हाँ बेटा हो गई। ओके सर। Okay, payback analysis. Payback analysis is another use of the present worth technique. It is used to determine the amount of time, usually expressed in years, required to recover the first cost of an asset or project. Payback is allied with break-even analysis. This is illustrated later in the section. The payback period, also called payback or payout period, has the following definition and types. Alternative 1, Alternative 2 and Alternative 3। ठीक है, ये 3 alternatives हैं जो कि कॉस्ट और आउटपुट के दरमियान इनका लीनियर रिलेशनशिप ड्रॉ किया हुआ है। The payback period, NP, is an estimated time for the revenue, saving and any other monetary benefits to completely recover the initial investment plus the stated rate of return। ठीक है, पेबैक पीरियड क्या चीज होती है? एक एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम होता है फॉर रेवेन्यूज एंड सेविंग, या कोई भी जो दूसरे मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, टू कंप्लीटली रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करने के लिए, प्लस स्टेटेड रेट ऑफ रिटर्न, अगर उसमें रेट ऑफ रिटर्न शामिल है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद नो कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। There are two types of payback analysis determined by the required return. No return, I is equal to 0%, also called simple payback. This is the recovery of only the initial investment. Discounted payback, I is greater than 0%. The time value of money is considered in that some return, for example 10% per year, must be realized in addition to recovering the initial investment. अगर हम discounted payback की बात करें तो उसके अंदर कुछ रिटर्न शामिल होता है इन एडिशन टू रिकवरिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक, मे बी 10%, एक एग्जांपल है। कैश फ्लो क्या चीज होती है? कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। ठीक, ये वही फार्मूले दोबारा यहाँ पे हैं, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखे वो दोबारा देख लो। ठीक है, दो नो रिटर्न के लिए हैं, आई इक्वल टू 0%, दो डिस्काउंटेड आई के लिए हैं, इंटरेस्ट रेट के लिए आई इज ग्रेटर देन 0%। ये हम देख चुके हैं। After NP years, the cash flows will recover the investment in year 0 plus the required return of I%. If the alternative is
use more than n years with the same or similar cash flows, a larger return results. If the estimated life is less than NP years, there is not enough time to recover the investment and I% return. ठीक है, अगर एस्टिमेटेड लाइफ जब NP ईयर से ज्यादा होगी तो लार्जर रिटर्न मिल जाएगा, और अगर एस्टिमेटेड लाइफ NP ईयर से कम होगी तो देयर इज नॉट एनफ टाइम, इतना टाइम, काफी टाइम नहीं मिलेगा कि हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकें. तो इट शुड बी NP ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए एस्टिमेटेड लाइफ. It is important to understand the payback analysis neglects all cash flows after the payback period of NP years. Consequently, it is preferable to use payback as an initial screening method or supplemental tool rather than as the primary means to select an alternative. The reason for this caution are: number one, no return payback neglects time value of money since no return on an investment is required. ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं. नंबर टू, either type of payback disregards all cash flows occurring after the payback period. These cash flows increase the return on the initial investment. ठीक है, ये दो assumptions हैं जिसको हम लेके, assumption basically ये limitations हैं payback period की. Payback analysis utilizes a significantly different approach to alternative evaluation than the primary methods PW, AW, ROR, and BOR. It is possible for payback analysis to select a different alternative than these techniques. However, the information obtained from discounted payback analysis performed at an appropriate I is greater than 0% can be very useful in that a sense of the risk involved in undertaking an alternative provided. Now we move on to example 13.4. Quickly go through it. हमारे पास इस चैप्टर में लास्ट 3 एग्जांपल्स हैं. एक हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एक ये है, एक और है. ठीक, ये हम तीनों इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर. Quickly go through इससे and then we will discuss it. ठीक है, क्या समझ में आया इससे? एक कंपनी है हैली बर्टन इंटरनेशनल, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया है 18 मिलियन
फॉर वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइन के लिए, ठीक। तो ये इसकी काइंड ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 18 मिलियन। मिलियन में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल बी यूजिंग 6 zeros. The contract has potentially lucrative repayment clause of Halliburton of 3 million. अच्छा, इसकी जो एनुअल नेट कैश फ्लो है वो 3 मिलियन है, और एक क्लॉज है कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है तो जो कंपनी है हैलिबर्टन इंटरनेशनल उसको 3 मिलियन अदा किए जाएंगे या मिल जाएंगे। तो ये भी इट्स ए काइंड ऑफ रेवेन्यू, इट्स नॉट अ कॉस्ट बट अ रेवेन्यू, जैसे कि सैल्वेज वैल्यू होती है इस तरह से, काइंड ऑफ दैट। तो एनुअल नेट कैश फ्लो वो भी 3 मिलियन है। कैंसिलेशन वैल्यू इसको हम सीवी कह देते हैं इंस्टेड ऑफ सैल्वेज वैल्यू, ये कैंसिलेशन वैल्यू है, तो ये भी 3 मिलियन है, ठीक। अब क्या मालूम करना है, ए आई इज इक्वल टू 15%, कंप्यूट द पे बैक पीरियड। Determine the no return payback period and compare it with the answer for I is equal to 15%, ठीक है। no return payback period भी मालूम करना है और I is equal to 15% payback period भी मालूम करना है, और दोनों को कंपेयर करना है। This is an initial check to determine if the board made a good economic decision. Show both hand, ठीक है। स्प्रेडशीट का तो हमें नहीं करना, हैंड सॉल्यूशन करना है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है और 80,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब फिक्स कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना है एनुअल में, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे एनपी से। तो ये एनुअल कॉस्ट आ जाएगी फॉर पे बैक पीरियड हर साल की, और एनपीवी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से लेके 5 तक। इंसर्ट एनपी वैल्यूज एंड सॉल्व फॉर एक्सपी। पहले एनपी की वैल्यू 1 रखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व, तो एक्सपी की वैल्यू आ जाएगी 10125। 2 रखेंगे तो 5125, एनपी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3458, 4 रखेंगे तो 2625, 5 रखेंगे तो 2125, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, दिस क्वेश्चन has been solved. That's the end of the chapter. ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है इस चैप्टर में से? हम अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चैप्टर रह गया, डेप्रिसिएशन मेथड्स। इसका कोर्स थोड़ा सा ज्यादा है बट आई होप कि यू वुडंट हैव एनी डिफिकल्टी। जो मिड टर्म के बाद से चीजें की हैं वो पेपर में वो ज्यादा आएंगी, जो मिड टर्म से पहले की चीजें हैं वो कम आएंगी। तो रफली अबाउट 60-40 तक का रेशियो होगा, हो सकता है इससे ज्यादा ही आए, 70% तक मिड टर्म के बाद की चीजें आ जाएं, ठीक है। हाँ बेटा, कुछ पूछना है किसी को? हेलो।
आ रही थी सर। है आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है, बस खत्म हो गया लेक्चर। मैंने कहा किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी हवाले से कुछ डिस्कस करना है तो कर लो। वी हैव 5 मिनट्स। सर आपने लास्ट क्लास में वो बताए थे मार्क्स मिट के, हाँ बेटा, मार्क्स बताए थे बिल्कुल मैंने। तो सर बाकियों को भी बता दें, हम लोग एंड में चले गए थे। अच्छा चलो, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ तो एक और बात बता दूं, चैप्टर जो हमने कोर्स इंफॉर्मेशन शीट मैंने शेयर की थी शुरू में, अकॉर्डिंग टू दैट कम से कम भी मिड टर्म के बाद जो है हमारे 3 सवाल पेपर में ये बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इट रफली अबाउट इट इज 60% ऑफ द पेपर। तो ये ख्याल रखना कि जो टॉपिक्स हमने मिड टर्म के बाद किए हैं वो अच्छे से तैयार करने। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, हर टॉपिक के शायद 2-2 न्यूमेरिकल ही हैं, किसी के 3 है, किसी के 2 हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे। तो उनको अच्छे से तैयार कर लेना, उसी में से कुछ कुछ आएंगे। ठीक, और बाकी 2 सवाल मिड टर्म से पहले के हैं। हाँ बोलो। सर मार्क्स की जो एक्सेल की फाइल होती है वो शेयर कर सकता है? नहीं, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। सर वो जो मैं बोर्ड पे आपको लगाते बता हैं ना सकता हूँ। नॉर्मल मिड टर्म के बाद। हाँ, मगर ये कि अभी तक वो मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट से शेयर होगी, अगर होगी तो। हमारे पास से तो अभी शेयर नहीं हो सकती। बोर्ड पे भी अभी नहीं रखते, जब फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद रखते हैं। अभी तो नॉर्मली टीचर वैसे वर्बली ही बताते हैं, तो इसीलिए मैं भी वर्बली ही बता रहा हूँ। और बताने का मकसद भी बेटा ये है कि तुम लोग जो जिनके कम नंबर आए हैं, जिन्हें मेहनत की जरूरत है, वो समझ जाएं कि भाई थोड़ा और एफर्ट्स करनी चाहिए हमें। ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब ये कि हर शख्स पास होता है। सब लोग पास नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं, और किसी के नंबर कम भी आते हैं। तो किस तरह से पूछना है, 1 बाय 1 पूछना है या दोबारा बताऊं क्या करूं? सर रोल नंबर 25। 1 मिनट।